लास्ट डिवेंचर डिस्कस किया था, ठीक है। डिवेंचर्स का नॉर्मल इशू विथ रिडम्पशन। डिवेंचर्स क्या है? कंपनी के लिए डेट है। डिवेंचर होल्डर आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। डिबेंचर्स को कैसे कैसे दे सकता है? फॉर कैश, अदर देन कैश, कोलैटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। कैश में क्या होगा? नॉर्मल शेयर्स का तरह पैसा आएगा और हम लोग उसके डिबेंचर्स दे देगा, राइट। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट में भी हो सकता है। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट पार एंड प्रीमियम, डिबेंचर बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ डिबेंचर इज 10 years normal otherwise 30 years for infrastructure holder do have voting rights. Debenture holder do not have any voting. Types of debenture कुछ बताना मेरे को। redeemable, irredeemable। redeemable का मतलब जो आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रीपे करना है, और irredeemable मतलब विल बी रीपेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। कन्वर्टेबल क्या था? At the time of redemption, they have a right to convert it into any other securities of the companies. And non-convertible मतलब होगा, they will be repaid, cash payment करेगा, right? Then secured and unsecured debenture क्या था? They have a right of the company. Basically, debentures are secured having floating charge on the asset, whereas unsecured है उनके पास कोई भी मॉर्गेज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। एट द टाइम ऑफ लिक्विड कंपनी बंद होगा, उस टाइम उनको अनसिक्योर्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये सर्टेन कैटेगरीज ऑफ डिबेंचर, इतना भी ध्यान। और बियरर डिबेंचर था, अनरजिस्टर्ड भी बोलते हैं, बियरर भी बोलते हैं। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या था? होल्ड करते हैं उसी के नाम था, पर चेंज करने पे भी उसी के नाम ही रहेगा। होल्ड करता नहीं, इन डिबेंचर जिसका नाम कंपनी के बुक में रजिस्टर्ड है उसी को इंटरेस्टेड अमाउंट मिलेगा। whereas in case of bearer debenture, the holder of debenture gets the interest and the amount. clear है? it is किसका नाम कंपनी के बुक्स में लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। नॉर्मल क्वेश्चन किया था इशू के साथ रिडम्पशन। क्या ध्यान में रखना था? इशू जब आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल एंट्रीज है। इफ कंप्लीट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज कलेक्टेड, इफ कंप्लीट इशू प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो क्या करना है? जॉइंट अकाउंट ओपन करेगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है यहां तक। उसके बाद में क्या था? इफ रिडम्पशन एट प्रीमियम है, रिडम्पशन एट पार में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस, तो क्या करेगा अभी से, एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट रिजर्व बना लेगा। उसके लिए क्या अकाउंटिंग एंड पास करेगा? यस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इफ आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इश्यू किया, रिडम्पशन है, तब हम लोग को क्या चीज करना है? यस, एक ही अकाउंट ओपन करेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसी में हम लोग डिस्काउंट में अपन लॉस लिख देगा। क्लियर है? इतना ही किया था। सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होमवर्क दिया था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 26 वहां पे आपको डिबेंचर अकाउंट बनाना था। डाउट बहुत सिंपल सा, जैसे बनाते हो। अब कुछ ये हुआ कि भैया शेयर्स में भी तो हम लोग कैश बुक बनाता था, तो वहां पे उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज नहीं करता था, बट वो कैश बुक था। वेन एवर यू प्रिपेयर ए कैश बुक एक रिकॉर्डिंग लेवल पे होता है, तब आपको कैश से एंट्री नहीं करना होता है। बट यहाँ पे आपसे डिबेंचर अकाउंट पूछा है, इट्स अ नॉर्मल लेजर अकाउंट जो आपने क्लास से, ठीक है। देखना एक बार 26 अपन साथ में कर लेता है। 1 अप्रैल 18 एक्स लिमिटेड इशूड 75% डिबेंचर। क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम डीके गोयल। क्या हुआ? सबसे पहले हमने 75 बेसिकली इंटरेस्ट रेट, इसको और क्या? कूपन रेट, राइट। डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो इश्यू प्राइस पे मिलेगा या फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू। एंड जो डिस्काउंट, प्रीमियम, ये सब कैलकुलेट करना है वो इश्यू प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे या फेस वैल्यू? ऑलवेज फेस वैल्यू।
वैल्यू, पूरा कंपनी में हम लोग परसेंटेज किस पे लगाएगा, फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री होगा, अप्रैल 18 आपने इशू किया, ध्यान रखना एग्जाम में डेट्स कम है, डेट्स लिखना चाहिए नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। आपने डिवेंचर इशू किए 50 रुपीज ईच, डिस्काउंट ऑफ 6%, यानी क्या हो रहा है, फेस वैल्यू है 50, राइट, इशू प्राइस क्या है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, डिस्काउंट ऑफ 6% बोले तो कितना रुपए का डिस्काउंट, 3 रुपए का डिस्काउंट, तो इशू प्राइस हो गया। रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू क्या है, रिडीमेबल एट 10%, तो 50 रुपीज का 10%, तो यानी 5 रुपीज, सॉरी 55 रुपीज प्रीमियम है और 55 में रिडम्पशन करना है, यहां तक क्लियर है। 1 अप्रैल को जब हमने इशू किया होगा तो व्हाट अकाउंटिंग एंट्री वी हैड पास्ड, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें तो लिखा है फॉर द ईयर एंड, होता है उस पूरे साल भर में जो काम हुआ है उसका अकाउंटिंग एंट्री, एज एट 31 मार्च 19 नहीं लिखा, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स थे, 7,500 डिवेंचर, कितना रुपए करके मिलेगा, 47, कितना वैल्यू है बोलो, 3,52,500, 3,52,500। Then next entry, percent debenture application and allotment account debit 352,500। अब यहाँ पे देखो इशू के टाइम डिस्काउंट है और रिडम्पशन के टाइम भी लॉस है ना, तो वी विल ओपन अ जॉइंट अकाउंट, लॉस ऑन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना आ जाएगा इसमें, 7,500 डिबेंचर्स थे आपके, 3 रुपीज आपका डिस्काउंट है एंड 5 रुपीज प्रीमियम है फ्यूचर का, तो 8 रुपीज पर डिबेंचर आपका लॉस, कितना वैल्यू, 60,000। लाइबिलिटी आपके बुक्स में कितना आएगा, वो वैल्यू से होगा। रिजर्व्स कितने का अपन बना रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 7,500 इंटू 47, 500 being debented, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्लियर है। उसके बाद में क्या करना था, ईयर एंड, हाँ अब एक चीज ध्यान रखना, आप लोग बोर्ड्स में क्या करोगे कि क्वेश्चन में एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, तो ये एक तरीका लॉस है, लॉसेस मींस नॉमिनल नेचर अकाउंट, अकाउंट आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। क्लोज्ड का मतलब होता है राइट ऑफ करना। अब राइट ऑफ करने के लिए इफ सबसे पहले क्वेश्चन में आपके वो यूज करना राइट ऑफ करने के लिए, इफ वो नहीं है देन यूज योर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नॉर्मल, उससे राइट ऑफ कर देना। यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या है, एक तरह से लॉस है, नॉमिनल नेचर अकाउंट, इसको क्लोज करना पड़ेगा। हम तो नहीं है ना अपने पास क्वेश्चन में कहीं पे है क्या, तो क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डेबिट टू ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये कब होगा,
ईयर एंड में 30/19 में होने वाला है ये आपका। इज इट क्लियर? क्लास ओके, बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ। अब कितना राइट ऑफ करोगे? एग्जाम में आप लोग पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देना। एक कंसेप्ट सीखेंगे राइट ऑफ का, जहां पे इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन होता है, वहां पे कहानी अलग है। नॉर्मल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, नॉर्मल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बोलेगा नहीं कि राइट ऑफ करो। ये आपको पता होना चाहिए। आपके डेबिट हुआ है तो ईयर क्लोज भी करना है। क्लोज किससे करोगे? सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? सिक्योर। वो नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? दैट वाज द 26। अब इसके अंदर एक से 9% डिबेंचर अकाउंट, बहुत ही इजी था। डिबेंचर कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। जैसे एक लाइबिलिटी का अकाउंट बनता है वैसे ही बनाएंगे। 1 अप्रैल क्रेडिट हुआ था तो उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय 9% वेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितना रुपीस? 3,52,500 by लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये कितना लिखोगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपने डिवेंचर कितने से 3,75,000। 3,75,000 22,500 इज इट क्लियर? अरे आपने जितना डिस्काउंट दिया इश्यू के टाइम, हम वही तो रिकॉर्ड करेंगे ना। वही पार्टी तो डिवेंचर अकाउंट में जाएगा ना, बिकॉज आपने डिस्काउंट दिया बट आपके बुक्स में लाइबिलिटी आया फेस वैल्यू से, तो मुझे तो फेस वैल्यू से क्रेडिट करना था ना। 47 रुपीज ये हो गया, 3 रुपीज ये हो गया। वो जो 5 रुपए वो तो फ्यूचर का है, उस किया, बट करंट अभी एट प्रेजेंट नहीं करता है वैल्यू। वो सिर्फ एक एंट्री है रिजर्व बनाने का, नथिंग मोर देन। ठीक है, ये हो गया। अब ईयर एंड में इसको बैलेंस कर देंगे। 1 March 19 to balance carried down 75,000। हाँ, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट कितना दिया था? 3 रुपए। 7,000 करो तो आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो 5 रुपए तो अलग से एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री हम लोग रिजर्व्स बनाते हैं। वो तुम्हारा करंट में एट प्रेजेंट डिवेंचर का लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ा रहा है, वो तो फ्यूचर में हमें जो है उसका रिजर्व्स बना रहे हैं हम, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर है? सो नेक्स्ट कंसेप्ट करता है डिवेंचर्स में, कंसिडरेशन अदर देन कैश। इश्यू ऑफ डिवेंचर, of debenture for consideration other than cash। अब यहां पे क्या होगा? we will either purchase an asset, we will purchase a business, कुछ भी खरीद सकते हैं, और पैसा नहीं देके हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवेंचर्स दे रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले जब भी आप डिवेंचर कर रहा है अदर देन कैश, निकालना पड़ेगा डिवेंचर इशू। क्या? जस्ट लाइक द शेयर्स, जो आप शेयर्स में करते थे वही वाला कहानी है। इसमें हमें चाहिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। किसी को शेयर्स में याद है कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैसे निकालता था?
यस, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। सेम चीज यहां पे आपको ध्यान में देना है, ठीक है। अमाउंट टू बी पेड, जितना पैसा आपको देना है, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर। बस आपको ये ध्यान रखना है, इश्यू प्राइस ऑफ एग्जाम्पल, X Limited purchased machinery for rupees 10 lakh from C Limited. It was that 50% of the purchase consideration will be paid by bank draft, and for the balance, company will issue 9% dividend at, सिचुएशन है यहाँ पे, at number 1 par, number 2 premium, %20, number 3 discount at the rate 10%। तीन अलग अलग क्वेश्चन, क्लियर है सबको? क्या किया, एक मशीन खरीदा 10 लाख रुपए का, उसके बदले में क्या करोगे आप, 50% बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक पेमेंट कर देगा, और बाकी 50% के लिए डिवेंचर्स देगा, मतलब 5 लाख रुपए का तो चेक दे देगा और 5 लाख रुपए के लिए देगा। अब तीनों कंडीशन में नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इश्यूड निकालो। सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इश्यूड, नंबर 1 में अमाउंट टू बी पे इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना है, 5 लाख, क्योंकि 5 लाख का तो हम चेक दे चुके। 5 लाख रुपए अपन को देना है बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर, और डिवेंचर कितने रुपए में इश्यू करेंगे, पार। पार मतलब यहाँ फेस वैल्यू तो लिखा ही नहीं क्वेश्चन में, तो बाय, तो नंबर ऑफ देना पड़ेगा 5000। नंबर 2 में क्या करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि 20% प्रीमियम है ना, कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 100 रुपए का डिवेंचर है आपका, 20% प्रीमियम मतलब, तो इश्यू प्राइस हो जाएगा 120। कितना नंबर ऑफ डिवेंचर आ रहा है, डेसिमल्स में तो नहीं आ रहा, डेसिमल्स में आ रहा है क्या? एक काम करो, नहीं डेसिमल्स में आ सकता है, हाँ। हम्म
चार्जर। हाँ चार्जर। हाँ, ये फोन तेरा चार्जर के बदले में फोन, क्या बात है यार, दानवीर होता तुम्हारा जैसा। ठीक है, अपना मेरे को दे दो। एक्सपायरी से होता है, तुम जो एक्सचेंज करना चाह रहा है 25% कर दो, ठीक है, 25% प्रीमियम, तो वो डेसिमल्स नहीं आएगा फिर। तुम्हारा प्राइवेट मैसेज जो आएगा, प्रॉब्लम तो नहीं है? 4000 डिवेंचर्स, उसमें भी वही करना पड़ेगा। आप वही कर दो, 25% डिस्काउंट कर दो। तो नहीं बैठ रहा, 20% डिस्काउंट, 90 करेगा ना? 20% डिस्काउंट कर लो उसको, डिस्काउंट एट द रेट 20%, वरना डेसिमल में फंस जाओ। 80। हाँ, अब अपना इश्यू प्राइस क्या होगा? तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू करेंगे? 6250। ये समझ में आया? क्योंकि सबसे पहले कंसिडरेशन अदर देन कैश में नंबर ऑफ डिवेंचर्स ही चाहिए होता है, ताकि आप करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री कर सको। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहला अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? मशीन खरीदने का, मशीनरी टू एबीसी। मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू वेंडर का नाम जिससे खरीदा, एबीसी लिमिटेड 10 लाख, बीइंग मशीन परचेज्ड करेंगे, एबीसी एलटीडी टू बैंक। पेमेंट करेंगे, को हम लोग को पेमेंट करना है 10 लाख रुपीज, बिकॉज एबीसी लिमिटेड इज अ क्रेडिटर फॉर अस। एक एंट्री तो गया टू बैंक, एक कर लेते तीनों केसेस में, यहाँ 5 लाख ही करो सिर्फ, ताकि ये कॉमन एंट्री हो जाएगा 1 2 3 के लिए, क्योंकि सारा सिचुएशन में बैंक वाला जो एंट्री है वो तो कॉमन ही है, 5 लाख तो उसको बार बार करने का जरूरत नहीं है। बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, आधा ही तो दिया हमने, हिस्सा आपने पे कर दिया। अब सिचुएशन वाइज एंट्री कर, लिमिटेड डेबिट, कितना डिवेंचर्स दे रहे हैं हम उसको? 9% डिवेंचर निकाला था, 5000 डिवेंचर्स हम दे रहे हैं पहले सिचुएशन में, मतलब 5 लाख रुपए के। बीइंग एबीसी लिमिटेड अकाउंट settled by issue of 5000 9% debenture at par, issue of 9% 5000 debentures at par। ये एक साथ पहले भी इशू ऑफ शेयर्स में एक साथ करता था, इसमें नहीं कर सकता? कर सकता है, इसमें 3 अलग अलग सिचुएशन है ना। यदि तुम एक साथ करेगा फिर दूसरा सिचुएशन 10 लाख बैंक, ऐसा करना पड़ता ना। गया था, पहला कर दिया था एट पार। हाँ, नहीं किया। नहीं बात तो सेम ही था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, सिचुएशन है ना, तो एंट्री को थोड़ा सा ब्रेक किया और कुछ नहीं किया। सेकेंड सिचुएशन में मुझे बताओ आप लोग क्या अकाउंटिंग एंट्री करोगे? क्या बोला? एबीसी लिमिटेड डेबिट 5 लाख,
9% डिबेंचर, कितने डिबेंचर दे रहे हैं हम? दे रहे हैं 100 रुपए का एक डिबेंचर, 4 लाख। तो एंट्री मैच कैसे करेंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख। लॉस ऑन इशू क्यों आएगा इसमें? being ABC Limited account settled by issue of ventures at 25% premium. सिचुएशन में क्या होगा? Yes, ABC Limited discount on issue of debenture account debit. हाँ हाँ, वैसे तो कुछ नहीं होता, बट हाँ गलत हो जाएगा, बिकॉज प्रीमियम पे होता है तभी हमारे बुक्स में लॉस का अकाउंट आता है। यहाँ पे हमने कितने डिवेंचर्स दिए थे उसको? 6250 डिवेंचर, 100 रुपए का, यानी 6000, 1,25,000 का 25% जो प्रीमियम था वो किस पे लगता था? फेस वैल्यू। पूरा कंपनी अकाउंट्स में, फिर से बोल रहा हूँ, जहां दिया हुआ है इट इज अप्लाइड ऑन द फेस वैल्यू। 100 का 25%। हाँ, being ABC Limited account settled issue of 6,250 9% debenture, 25% discount, 20% discount. Consideration other than cash. कहाँ आएगा? तो लॉस बनाएगा अकाउंट। प्रीमियम में रिडम्पशन करना है, ऐसा कहाँ बोल? अच्छा, जब प्रीमियम में रिडम्पशन होता है तब बुक्स में लॉस ऑन इशू। क्लियर है? नॉर्मल इशू डिबेंचर क्यों इशू करेगा और कोई आदमी क्यों देगा? बताया था ना, साउंडनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी बहुत सिक्योर्ड है, कंपनी में कोई डर जैसा चीज नहीं है, कंपनी का रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई है मार्केट में, एंड इन्वेस्टर लाइन में खड़ा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तब प्रीमियम में इशू करेगा। ठीक है? अब ऐसे मोबाइल तो हर कंपनी का है ना, रेडमी भी बनाता है, ओप्पो भी बनाता है, वीवो भी बनाता है, क्यों? सबसे ज्यादा महंगा फोन है और प्रिफर लोग वही करता है ब्रांड को, ज्यादा हाई। वो तो प्रीमियम में ही बेच रहे हैं ना। एक्चुअल में देखे तो मोबाइल का रेंजिंग तो सेम ही है, बट उन लोग ज्यादा प्रीमियम वैल्यू पे बेच रहे हैं। तो क्यों खरीद रहे लोग? क्योंकि उनको पता है कि इस ब्रांड का खरीदेंगे तो थोड़ा सर्विसेज अच्छा मिलेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है। जाता है ना, तुम बस यही देखता है क्या तुम्हारा पैसा डूबेगा या रिकवरी हो। डूबने का चांसेस तुमको, ये कंपनी में डूबेगा ही नहीं, इतना अच्छा है कि हमारा पैसा तो टाइम से आएगा प्लस इंटरेस्ट भी टाइम से आएगा, तब तुम उस कंपनी के डिबेंचर्स प्रीमियम में भी खरीदता है। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में बहुत बार बहुत सारी कंपनी के शेयर्स हाई वैल्यू पे भी परचेज करते हैं, उन शेयर्स का वैल्यू तो 10 रुपीज ही है, स्टिल लोग उसको बहुत हाई हाई प्राइस में भी खरीदते हैं। जब वो अपर जा बढ़ता रहता है उस टाइम भी लोग बाई करते हैं, पता है कि ये कंपनी का कुछ होना नहीं है। ये
से खरीद लेते हैं प्रीमियम में। और बेटा एक बार सीधा ये इतना बड़ा वो नहीं लिखा नरेशन, बस लिख दिया रीइंग दे लिखना चाहिए। यदि 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो आपको नरेशन में बताना नंबर ऑफ डिवेंचर आप इशू कर रहा है और कैसे कर रहा है, पार में है, प्रीमियम में, या फिर डिस्काउंट में। आया समझ में? नाउ यू विल बी ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 16। नॉर्मल मशीनरी परचेज का तो कर लिया हमने। अब सोचो, सुन लो मेरी बात, इफ बिजनेस परचेज तो क्या करोगे? 11, 12, 13, 15, 16 एसेट डेबिट होगा, एसेट्स आप खरीद रहे हो, डेबिट होगा, और जितनी भी लाइबिलिटीज लेके, डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट, एंड परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट, जितना पैसा हम लोग को देना है, कि हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं या फिर कम पे कर रहे हैं। इफ हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं देन इट इज अ गुडविल, एंड कम पे कर रहा है तो इट्स अ प्रॉफिट, वो कैपिटल होगा। जस्ट लाइक शेयर्स के अंदर करते थे। क्या करना है, सबसे पहले देखो एसेट माइनस लाइबिलिटीज, नेट एसेट्स घर पे कितना रुपीस का आ रहा है और उसके बदले में तुम सामने वाले को कितना पे कर रहे हो, तो वो कोई लॉस नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द गुडविल, ठीक है। एंड इफ कम पे कर रहे हो देन इट्स अ प्रॉफिट, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, एंड देन पेमेंट का एंट्री करोगे। इज इट क्लियर? 11 करो, फिर देखते हैं ये 6 वैल्यू को लेगा ना, बुक वैल्यू को नहीं लिखेगा ना। इसमें 16 सीधा 16 बाकी नहीं, जितना में अपन खरीद रहा है। एग्रीड वैल्यू ना। सोचो तुम्हारे पास में एक फोन है जिसका वर्थ है, खरीद रहा है 20,000 में, हम अपने बुक्स में उस फोन को 20,000 में, जितने में हम खरीदा, वैल्यू मैटर करता है, जो बेच रहा है उसको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो वो बुक वैल्यू देखेगा। जो पर्सन ऐसा एग्रीड वैल्यू देखता है कि एक प्रॉपर्टी का वैल्यू था ₹1,00,000, लेकिन आपको वो प्रॉपर्टी इतना, आप उसका 3 लाख रुपए दे दिया, तो तुम्हारे लिए उस प्रॉपर्टी का 3 लाख, जो बेच रहा है उसके लिए बुक वैल्यू कितना, 1 लाख, प्रॉफिट 2 लाख। इस तरीके से क्लियर है? स्टार्ट करो। गाइस नंबर 11 क्या किया आप लोग? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट परचेज किया था कितना, क्या बोला, चार्ज नहीं लगाया, 33%। इतना ही था। इतना ही था तुम्हारा? फोन ही नया नहीं है तुम्हारा, रेड था जब तुम हमको दिया था, और अभी इसमें ग्रीन लाइट है। होश तो रहता नहीं है तुमको। आपने प्लांट एंड मशीनरी, देखो ना इधर उधर ढूंढो ना, कहीं है उस रूम में, इस रूम में। प्लांट एंड डेबिट 8 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा आपने, फिर आपने स्टॉक परचेज किया 7 लाख, में आए 6 लाख, टोटल 21 लाख का हमने एसेट्स परचेज। For that you are going to pay to Vandana Limited, वंदना लिमिटेड को आप 22,80,000 दे रहे हो। 21 का एसेट्स, उसके बदले में 22,80,000, दैट मीन्स गुडविल कितना, बोलो, 180,000 का गुडविल। एसेट्स ऑफ वंदना लिमिटेड एक्वायर्ड या परचेज्ड। अब आपके पास क्वेश्चन में दो कंडीशन है, डिबेंचर्स वेर इशूड एट डिस्काउंट एंड इशूड एट प्रीमियम। इफ आप डिस्काउंट में इशू किया है, नंबर 1 कंडीशन में नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड टू वंदना लिमिटेड, कैसे निकाला आपने, अमाउंट पे करना है 22,80,000
डिवाइडेड बाई क्या किया था 210, बिकॉज 5% डिस्काउंट है ना, तो 210 से डिवाइड किया था 190, ऐसे ऐसे करता। हाँ 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 हाँ। कितना नंबर ऑफ डिवेंचर है आपका? 12,000। नहीं, इसमें भी वो इसमें डिस्काउंट होएगा ना। डिस्काउंट होएगा। लॉस वाला तभी होता है जब प्रीमियम में रिडम्पशन करना है। देख लो देखो अभी ये किया, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, वंदना लिमिटेड को सेटल्ड करना है। वंदना लिमिटेड डेबिट मिला। ये सब हर्षा का काम होगा, वो सब कुछ पे हथियार लिया है। तो 9%, कितना परसेंट डिबेंचर था? 8%। मिलेगा मिलेगा, इधर ही मिलेगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिमाउंट डेबिट being Vandana Limited settled by issue of संध्या आ गया क्या? वंदना 12,008% debentures at 5% डिस्काउंट। और एक केस है जहां पे क्या कर रहे हो आप लोग, 20% प्रीमियम में दे रहे हो, तो टू बी इश्यूड कैसे निकालेंगे? अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 9500। तो 2,80,000। हाँ हाँ, कंपनी का नाम नहीं दिया तो XYZ लिमिटेड लिख दो, या वेंडर लिख दो, डायरेक्ट टू वेंडर। मैं या बिजनेस खरीद रहे हो, मतलब एक्वायर कर रहे हो, तो टू ABC लिमिटेड या XYZ लिमिटेड आप लिख सकते हो। हाँ चलेगा। खाली वेंडर हम तब लिखते हैं वर्ड जब हम एक सिंगल एसेट किसी से परचेज कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी का बिजनेस ही एक्वायर कर रहे हैं, एसेट्स एंड बिजनेस का कुछ तो नाम होगा, तो नहीं दिया हुआ तो वी कैन अज्यूम ABC लिमिटेड या XYZ लिमिटेड। टू 8% डिबेंचर 9500 इंटू 200, ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल वो तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम same narration being sold by issue of 9,500 at 20% premium। आई होप आप लोग को समझ में आया। कंसिडरेशन अदर देन केस दो ही, आप बिजनेस एक्वायर करते हो, ठीक है। दोनों केस का हमने अकाउंट, कोई भी किसी का डाउट है पूछ लो, बाकी आगे तो कर ही रहे हो आप। 12 करना है ना। हाँ, ये भी होगा। ठीक है, कीप डूइंग, एंड कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। नंबर 13 आप लोगों ने किया।
वहां पे क्या था, एसेट्स परचेज 12 लाख का एंड 2,20,000 का एट अ परचेज कंसिडरेशन 40,000। ना ध्यान रखना 9,40,000 में आपने खरीदा है, बट किससे खरीदा, जेड लिमिटेड लिख सकता है या फिर नॉर्मल परचेज कंसिडरेशन भी लिख सकता है। तो वी एक्वायर्ड अ नेट एसेट ऑफ 12 लाख माइनस 1000, यानी 9,80,000 का नेट एसेट्स आया, उसके बदले में 9,40,000 ही तो पे कर रहा है, तो 40,000 का प्रॉफिट हो गया। दैट प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इज इट क्लियर? प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग को क्या करना है, सेटल्ड कर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू रुपीज 500 डिबेंचर्स एट 6 डिस्काउंट, मतलब 500 रुपए का डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट में दे रहा है, तो कितना रुपए में दे रहा है, 4 रुपए में। तो नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड कैसे निकालेंगे, 9,40,470, दैट विल बी 2,000 डिबेंचर्स। तो आपके बुक्स में लाइबिलिटी आएगा 2,000 इंटू 500 इतने का, एंड डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो जाएगा 60,000 से। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस, यही तो आपका कैपिटल लॉस है, तो इसको अपन राइट ऑफ कर देगा। मैंने बताया या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लेना, वो तो है नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। हाँ गलती से लिखा हुआ था उसमें, ना समझ लो। फिर आप लोग वैल्यू पे परचेज करते हो, उस एसेट्स को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। इट डज नॉट मैटर्स द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू है जो पर्सन बेच रहा है ना, उसके बुक, हम जितने रुपए में खरीद रहे हैं हमारे लिए तो वो वैल्यू काम का है। अब वहां पे देखो नंबर 15 में क्या लिखा है, स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज्ड एसेट ऑफ मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड। स्टार टेक्सटाइल क्या कर रहा है, मॉडर्न टेक्सटाइल का लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 25 लाख एट 40 लाख। तो हमारे लिए बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग कितने में आएगा, 40 लाख। मॉडर्न लिमिटेड का बुक्स में एसेट्स का वैल्यू कितना है, स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड कितने में परचेज कर रहा है, 40। तो स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड विल, तो लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 10 लाख फॉर 7,50,000। 10 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, उसको आप कितने में खरीद रहे हो, करेंगे लैंड एंड अकाउंट डेबिट। हाँ बोलो, एक साथ कर सकते हो, तो हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 7,50,000 में खरीदेंगे अपन। फॉर 1 लाख फर्नीचर हम कितने में खरीद रहे हैं, 1 लाख। फॉर ऑफ 45, 48,50,000, और उसके बदले में हमें पेमेंट करना है, तो 3,50,000 क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। फायदा हो गया आपका। उसका एक्चुअल वैल्यू इग्नोर कर रहा है ना, हाँ उस फर्क नहीं पड़ता। उससे तो मॉडर्न टेक्सटाइल को फर्क पड़ेगा, हमें क्यों फर्क पड़ेगा, मॉडर्न टेक्सटाइल अपने। अब हम लोग को मॉडर्न टेक्सटाइल को पेमेंट करना है 45, राइट। पेड 3 लाख इन कैश, ओके टू कैश 3 लाख
एंड रिमेनिंग कितना बच गया बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर एट प्रीमियम ऑफ डिबेंचर पड़ेगा 42 लाख का पेमेंट करना है। इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर क्या हो जाएगा? इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर, तो नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड 8000। क्लियर है? बीइंग टेक्सटाइल लिमिटेड अकाउंट सेटल्ड। हम अलग अलग एंट्री में करके देख रहे हैं। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते थे। मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड डेबिट 3 लाख टू कैश 3 लाख, फिर और एक एंट्री मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड 42 लाख टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। किसी को डाउट 15? तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में लास्ट क्वेश्चन करो, नंबर 16। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा, हम भी तो ये बोल रहे हो जाएगा। तुम लोग होशियार है, हमको पता है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? हैं? इतना कॉन्फिडेंस मुंह से शोभा देता है कि हाँ कोई भी ऐसे कर दे। 2 क्वेश्चन के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है तुम लोग का। राइट, तो तुम्हारा उधर हम रखेंगे। हम्म बुक्स में हम लोग सन्डी डेटर्स ही रिकॉर्ड करेगा, अलग से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाएगा उसी एंट्री में। देखो 16 में जो इसको कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया डेटर्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। डेटर्स विल बी रिकॉर्डेड एट 8 लाख, बट क्रेडिट करेगा तुम टू प्रोविजन डेट्स 5% वैल्यू। नहीं, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकता क्योंकि बुक्स में आपको प्रोविजन बना के चलना है। यहाँ पे क्या बोला? सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन। डूब थोड़ी गया है। इफ एक्चुअल में बैड डेट्स हो चुका होता तब हम कम वैल्यू में रिकॉर्ड करते, देयर इज अ चांसेस ना, तो आप बुक्स में प्रोविजन क्रिएट करोगे। अब 16 में भी क्या बोल रहा है? गुंजन लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 25 लाख। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होगा, होगा। आपने 25 लाख रुपीस में वृंदावन लिमिटेड को खरीद लिया, तो पहले एंट्री क्या करोगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेट एट अग्रीड वैल्यू 9 लाख, प्लांट एंड मशीन 8 lakhs, पेटेंट्स डेटर्स हमको बोल रहे हैं। डेटर 8 लाख। शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, क्यों? नहीं लिखना चाहिए। हाँ मत लिखो। हाँ हाँ शाबाश, 15 मिनट लेट बैठो बैठो, उतना ही समय मिलेगा। टू, अरे वही तो हम बोल रहे हैं ऐसे।
बिकॉज आप दिखाओगे दैट मीन्स यू आर अज्यूमिंग कि वो डेटर्स डूब चुके हैं, बट आपको ऐसा थोड़ी बोला डूब, सब्जेक्ट टू प्रूव, मतलब डूब सकता है। तो उसके लिए हम हमारे बुक्स में क्या बनाते हैं, प्रोविजन डेट्स 8 लाख का 5% 40,000 टू वृंदावन लिमिटेड। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी रिजर्व और सरप्लस में आता है ना। नो 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 नो, प्रोविजंस में जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। वो क्या कर रहे हो राजा, 25 लाख, ठीक है। बड़ा मम्मी, हेलो, सेकंड उठा दिया। बोलो। वो ट्यूशन में है। बिंग, बोला था हमारे पास पूरा खतरे का घंटी। ये दो है। हाँ टू कैपिटल रिजर्व, फायदा हो रहा है कितने का, 3,20,000 का। ऑलवेज चेक माइनस लाइबिलिटीज कितने रुपए में आप परचेज कर रहे हो, या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व। लेकिन भैया क्या ये कंपलसरी है, गुडविल कैपिटल रिजर्व आएगा जरूर। एट पार वैल्यू में भी हम लोग बहुत बार चीजों को खरीदते हैं, तो ऐसे जबरदस्ती बैठ मत जाना ना, क्वेश्चन ही गलत बनाया बोर्ड्स वाला, कुछ नहीं है। बिंग तो पीडीडी तो क्वेश्चन में ही नहीं है कहीं, क्वेश्चन फॉर बैड ऐसा है सब्जेक्ट टू फाइल। ये मिल जाएगा भाई एग्जाम। हाँ बस, जो इससे नहीं होता है ना, जो इसको थोड़ा सा, ये नहीं आएगा, ये लेवल का ही नहीं, ये आता ही एक एवरेज माइंड के लिए बना हो। बाकी 30% भी तो है उस पेपर का, हर कंसेप्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ये निकाल ही देता है, ये नहीं आएगा, ये आ ही नहीं सकता है कोई हालत में। किसी को बाबा प्रेडिक्शन चाहिए तो इसके पास आ जाना, बता देगा क्या आएगा क्या नहीं। देन अभी अपने को क्या करना है, नॉर्मल सेटलमेंट करना है। वृंदावन लिमिटेड वेट 25 लाख, अच्छा कितना, 4 लाख। डिवेंचर्स देना है एट 5% प्रीमियम, तो टू 8 डिवेंचर कितना इशू करेंगे, 20,000। वृंदावन लिमिटेड अकाउंट सेटल्ड बाय इशू ऑफ, जो भी है चेक, फिर डिवेंचर्स लिख सकते हो आप। समझ में आया, कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपको एक होमवर्क था 33 जिसमें कंसिडरेशन अदर देन कैश है, अब कर पाओगे? का कसम से, अपनी खुद की कसम, मेरी मत खाना, कोई शौक नहीं अभी हमको। क्वेश्चन नंबर 38 करो, क्वेश्चन नंबर 38। नंबर 38, आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन बोला है कि आप लोग गोल्डन लिमिटेड एक्वायर कर रहे हो एट 80,000, ठीक है। एसेट से 6 लाख का और लाइबिलिटीज है 1,50,000 एंड 4,80,000 में एक्वायर करो, बेसिकली यू आर पेइंग 30,000 एक्स्ट्रा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बीइंग एसेट एंड लाइबिलिटीज, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है गोल्ड विल बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 एट 10% प्रीमियम। एंड चीज लिखा वो पढ़ना,
It was further agreed that any fractions of the debenture be paid in cash. फ्रैक्शंस का मतलब यदि आपका आंसर डेसिमल्स में आ रहा है देन डेसिमल वाला पोर्शन के लिए हम लोग कैश पे करेगा, बिकॉज डेसिमल में डिबेंचर दे कंप्लीट डिबेंचर ही दे। तो यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर बी इशूड कैसे निकालेंगे, अमाउंट टू बी डिवाइडेड of debenture 4363.63 ऐसे इंफिनिटी तक चल, दैट इज कितना नंबर ऑफ डिबेंचर देगा 4363। 64 नहीं देगा। नहीं, अरे फिर फायदा क्या हो उस लाइन का, यदि तुम अपर राउंडिंग कर देगा डेसिमल्स के लिए कैश देगा कहां से, तुम तो ज्यादा डिबेंचर दे रहे हैं ना। एक बार करके देखना अकाउंटिंग एंट्री, मैच नहीं होगा। देखो 4363 करना है, किसी को लग रहा है भैया नहीं हम तो 4364 कर देगा, तो आप देखो आपका अकाउंटिंग डेबिट 4,80,000 टू डिबेंचर्स। मैं पहले उसका बता रहा हूं जो 4364 बोल रहा है। 4364 इंटू 100 रुपए, बचा हुआ हम लोग माइनस करके नहीं दे सकता। 4,36,400। ठीक है, सुनो अब तुम लोगों ने प्रीमियम कितना दिया, 10% था। 4364 इंटू 10, देखो आपका एंट्री मैच हो रहा है क्या, नहीं होगा ना, तो फिर मैच तो होगा ही नहीं कभी एंट्री। इसीलिए तो आपको बोला गया है कि फ्रैक्शन पार्ट के लिए कैश पे करोगे। दैट मीन्स आप लोग डिबेंचर्स कितना इशोगे 4363। अभी भी एंट्री मैच नहीं हो रहा, तो फ्रैक्शन क्या करेगा, कैश पे कर देगा। वो तो अभी प्लस माइनस करते हैं, पर ऐसे अलग से समझे कैसे कि वो 70 कहाँ से आया। वो 0.636363 को इंटू 100 कर लो, अच्छा 0.6363 को हाँ बैलेंसिंग फिगर ही करके होगा तुम्हारा। अरे 0.6363 डिवाइडेड बाय, तुम 10 रुपए देना था ना एक डिबेंचर का, करके फिर इंटू 100 करेगा ना, तो तुम्हारा अल्टीमेट तो 0.6363 डिबेंचर्स तो कुछ होगा ही नहीं, तो कैश कितना देना इंटू 110 का तुम डिबेंचर्स दे रहे हैं ना उसको, तो उससे करो तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी तक जाना पड़ेगा। 0.636363 ज्यादा पकड़ो। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा 70 कैसे कैलकुलेट हुआ, 0.636363 यही कुछ आ रहा था ना। एक डिबेंचर्स कितने रुपए दे रहा है 110, तो इसका मतलब आएगा 69.99999 समथिंग ऐसे आएगा। तो मतलब बेसिकली आप 70 रुपीज का कैश पे कर रहे हो। फिर कंपनी कितने, बिकॉज ये फिगर भी हमने कैसे निकाला, इशू प्राइस से निकाला, तो जो पार्ट है उसको मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, इशू प्राइस से। क्लियर है यहां तक, ठीक है, समझ में आया ये। कंसिडरेशन अदर देन कैश में अभी भी किसी को डाउट है तो आप सकते हैं, हो जाएगा कंसिडरेशन अदर देन कैश पक्का। नया टॉपिक करें, कोलैटरल सिक्योरिटी। चलो 5 मिनट ब्रेक ले लो, क्यों इतना रोता है। Now see issue of as collateral securities। बेसिकली हमने पहले भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कोलैटरल सिक्योरिटी क्या, इट इज जस्ट वर्बल कमिटमेंट, जहां ऑर्गेनाइजेशन विच इज टेकिंग द लोन वो बोलता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी से आप सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। यानी यहाँ पे कंपनीज क्या करते हैं, अपना डिबेंचर एज ए कोलैट कर देता है, सेकेंडरी सिक्योरिटी है।
प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा फुलफिल नहीं हुआ, देन सेकेंडरी सिक्योरिटी का यूज किया जाएगा. सो बेसिकली कोलैटरल सिक्योरिटी इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है वो तो भूल गए अपन. कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब depends upon happening or non happening of future events or transaction. फ्यूचर में होने या नहीं करता, मतलब फ्यूचर में यदि पूरा पैसा पे कर दिया तो सेकेंडरी सिक्योरिटी का कोई काम नहीं है. फ्यूचर में पूरा अमाउंट पे नहीं किया एंड प्राइमरी सिक्योरिटी पैसा रिकवर नहीं हुआ, सेकेंडरी सिक्योरिटी का काम आएगा. इसी को बोलते हैं कंटिंजेंट. इज इट क्लियर? जैसे आप लोग में से बहुत जन कोई भी बैटिंग खेलता, छोटा मोटा शर्त लगा लिया कि तुम्हारा इतना मार्क्स आएगा, इसका नहीं आएगा. या फिर क्रिकेट का बैटिंग सुना है ना, तो वहां पे क्रिकेट का बैटिंग जो भी खेलता है वो जीत भी सकता है, वो हार भी सकता है. बट इट दिन क्रिकेट मैच होगा, उसका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर. तो वो ट्रांजेक्शन क्या है? कंटिंजेंट. पे भी क्या हुआ? डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हो, ये आपके लिए कंटिंजेंट है. हो सकता है फ्यूचर में देना पड़े, हो सकता है नहीं भी देना पड़े. दैट्स व्हाई डिबेंचर इज कोलैटरल सिक्योरिटी अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. इज इट क्लियर? अब इसका क्या अकाउंटिंग करना है? नॉर्मली कंपनीज डू नॉट प्रीफर टू डू अकाउंटिंग. तब क्या करते हैं? जस्ट नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में जहां करेगा वहां पे नीचे ब्रैकेट में दिखा देगा. याद करो इसके चैप्टर में हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशूड एंड सब्सक्राइब्ड का ब्रैकेट में लिखते थे आउट ऑफ द अबव इतना नंबर ऑफ इशूड एज कंसिडरेशन अदर देन कैश. नोट्स में लिखते थे ना. सिमिलरली जब आप डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हो, नॉट पासिंग एनी अकाउंटिंग एंट्री, तब आप क्या करोगे? जिस पर्पस के लिए दिया लोन लिया, तो शीट में आप वो बैंक लोन दिखाओगे ना, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दोगे फुड डैश नंबर ऑफ डैश कोलैटरल सिक्योरिटी. सबसे पहला तरीका. दूसरा तरीका, when businessman prefers to do accounting for issue of debenture as collateral security. नहीं यार, हम लोग जर्नल पास कर लेता है सो दैट ईयर एंड में जब बैलेंस शीट बनाएगा तो याद रहेगा हम लोग को, पास करेगा. अब अकाउंटिंग एंट्री जब पास करेगा तो डिबेंचर दे रहा है, उन लोग ये मान रहा है कि हमने डिबेंचर दे दिया तो डिबेंचर इज अ लायबिलिटी, तो डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज जब आप डिबेंचर्स देते हो किसी को, या तो पैसा आता है या एसेट्स आती है. बट यहाँ कुछ आ रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली दिया थोड़ी ना हमने. इट इज जस्ट अ कमिटमेंट, वर्बल कमिटमेंट. दैट्स व्हाई अकाउंटिंग अटैच करने के लिए यू यूज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट. इट इज अ सस्पेंस. देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है. आई बात समझ में? सो जब भी आपसे सिक्योरिटी में जो डिबेंचर दिया उसका अकाउंटिंग एंट्री करना है, then you will pass this journal entry. But if this says कोई अकाउंट करना for collateral security, तब आप नॉर्मली क्या करोगे? बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में हम प्रेजेंट करके दिखाएंगे. समझ में आया यहां तक? क्लियर है ये चीज? दो ही केसेस है, फिर से बोल रहा हूं. इफ अकाउंटिंग नहीं करना, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट्स टू अपन जस्ट वर्बल राइटिंग में. एंड इफ अकाउंटिंग करना है, देन यू हैव टू पास दिस जितना नंबर ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी दिया है. हाँ, भैया ये टू डिबेंचर अकाउंट क्यों हो रहा है? क्योंकि डिबेंचर वर्बल कमिटमेंट में, तो इट्स अ लायबिलिटी. अब ये लायबिलिटी नहीं भी हो सकता है. इसके लिए तुमने डेबिट किसको किया? सस्पेंस. डिबेंचर इशू किया है तो 2 8% डिबेंचर. 100 हम लोग 8% डिबेंचर इशू किया. ऐसे ऐसे इशू कर दिया. ये इसको हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी जैसे रखा है, पर जब हम लोग इशू कर रहे हैं तब तो हम लोग नॉर्मली बैंक अकाउंट बैंक तो जो भी है और फिर वैसे. बट हम इशू कर कहाँ रहे हैं? हमने इशू किया क्या है? अकाउंटिंग एंट्री में दिखाने के लिए ऐसे लग रहा है इशू किया है, बट करेस्पॉन्डिंगली देखो डेबिट क्या किया है? डिबेंचर सस्पेंड. इफ आप इशू ऐसा आता ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होता, अच्छा, या फिर एसेट्स आता. आप पूरे डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी. यस, डिबेंचर सिक्योरिटी में दे रहे हैं, तो फॉर दैट वी आर पासिंग दिस अकाउंटिंग एंट्री.
एक कोलैटरल सिक्योरिटी में जब आप कोई चीज देते हो ना, तब ये अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो। और लोन ले रहा है और कोलैटरल हाँ, सपोज मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया एंड आई केप्ट माई लैंड एंड बिल्डिंग एज प्राइमरी सिक्योरिटी। तो मैंने लोन लिया बैंक से, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक लोन, या जिस बैंक से मैंने लोन लिया, सपोज मैंने एसबीआई से लोन लिया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? अकाउंट डेबिट 10 लाख टू एसबीआई लोन अकाउंट 10 लाख, बिकॉज एसबीआई इज अ लायबिलिटी फॉर मी। बैंक में पैसा आया होगा 10 लाख रुपए, क्लियर है? अब उसके बदले में मैंने उसको मॉर्गेज में एज ए सिक्योरिटी दे दिया मेरा लैंड एंड बिल्डिंग। चलो वो तो दे दिया, वो डॉक्यूमेंटेशन में चला गया, उसका अकाउंटिंग एंट्री नहीं करनी होती है। अब मैंने उसको एडिशन टू दैट सेकेंडरी सिक्योरिटी दिया 10 लाख रुपीस के डिवेंचर्स, रुपीस 10 लाख डिवेंचर्स। दिस इज माई सेकेंडरी सिक्योरिटी, जिसको हम लोग बोलता है कोलैटरल सिक्योरिटी में दिया। अब मैं चाहूं तो उसका अकाउंटिंग नहीं करूं, क्योंकि ये तो सेकेंडरी है। अकाउंटिंग करना है तो मैं अपने बुक्स में क्या करूंगा? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 लाख टू डिवेंचर्स, दैट्स इट। क्लियर है? समझ में आया? तो देखो इसी चीज को विद एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से सपोज, हाँ सस्पेंस अकाउंट किधर? हाँ, वही मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। अब जब तुम क्या करोगे, डिवेंचर क्रेडिट किया, तो ये लाइबिलिटी अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाएगा, बट प्रैक्टिकली ये लाइबिलिटी है क्या? नहीं है। इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंगली हम क्या करेगा? बैलेंस है, डेबिट किया ना, तो दिखाना चाहिए एसेट्स में। एसेट्स में नहीं दिखा के इमीडिएटली वहीं से माइनस कर देगा, तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट में नील इफेक्ट हुआ है। बोलने के लिए अकाउंटिंग किया, बट उसका इंपैक्ट मेरे फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आ रहा, बिकॉज आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी का कोई अकाउंटिंग होता ही। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या देखना, अभी नील इंपैक्ट दिखेगा आपको। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि का लोन लिया आपने, बैंक लोन लिया, सिक्योर्ड लोन, एंड मॉर्गेज योर लैंड एंड बिल्डिंग एज प्राइमरी सिक्योरिटी। अब उसके बदले आप क्या दे रहे हो? 10,000 12% डिबेंचर। तो पहला प्रोसेस, जब आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, इसका अकाउंटिंग नहीं करोगे, डिबेंचर वाले का, कोलैटरल सिक्योरिटी का हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हमारे बुक्स में, तब नॉर्मल लोन लेने का अकाउंटिंग एंट्री करोगे। लोन लेंगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बीइंग सिक्योर्ड लोन टेकन। ये ठीक है? लोन लेने का एंट्री में किसी को दिक्कत नहीं है। अब लेकिन कहीं तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना कि आपने डिबेंचर दे रखे हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। तो अब जब नोट्स टू अकाउंट्स में आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट्स बनाओगे ना, वहां दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? जब आप नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बनाओगे, उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड लोन बोल के आएगा। ठीक है? सिक्योर्ड लोन कितना कितना का लोन लिया था? 10 लाख का लोन आ गया, बैंक लोन। यहां पे देखो बैंक का नाम नहीं था, यूज करते। अब जो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, उसको जस्ट ब्रैकेट में लिख देगा, इशूड 10,000 12% एज कोलैटरल। कहानी खत्म। अकाउंटिंग तो किया नहीं, बट यूजर्स को बताना तो पड़ेगा ना कि कंपनी ने एक लोन लिया है, सिक्योरिटी लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, लेकिन कोलैटरल में उन्होंने 10,000 12% दे रखा है। तो जब आप ये फाइनेंशियल अपने यूजर्स को दोगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर में कंपनी यदि बैंक लोन रीपे नहीं कर पाया, तो कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग तो जाएगा ही जाएगा। इफ उससे भी पैसा रिकवर नहीं हुआ बैंक, ये वाली चीज भी बैंक। आई बात समझ में? तो जब आप अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते हो, तो जस्ट नोट्स टू अकाउंट्स में जहां पे आप वो लोन दिखाओगे ना, उसके ब्रैकेट में लिख देना है कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर? पहला केस समझ में आया? नोट डाउन करो। हाँ, वो सेकंड है, जब आप अपन अकाउंटिंग करते हैं। अभी तो हमने जर्नल पास ही नहीं किया ना, तो उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं। तो एक केस है जहां पे हम जर्नल पास ही नहीं कर रहे हैं।
भी हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। इम्पैक्ट आएगा नहीं, बैलेंस शीट में तो वैसे भी इसका कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो बोला ये वर्बल है ना। कमिटमेंट से हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को कुछ इम्पैक्ट होगा ही नहीं। लो, ले लो। सबका लिखना हो जाए तो बताना। बगरा कितना टाइम कैसे? हाँ हो गया? एक सेकंड एक सेकंड भी हो गया। अब देखो, आप लोग यदि अकाउंटिंग एंट्री करते तो क्या होता, एक और एक्स्ट्रा अकाउंटिंग एंट्री आ जाता, दैट इज बोल के एक एक्स्ट्रा अकाउंटिंग एंट्री आ जाता, और उसका इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखाना होता, बैलेंस शीट में भी दिखाना होता। ठीक है, बैलेंस शीट का फेस में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने नहीं किया है, तो आपका लाइबिलिटी दिखना भी तो नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? तो अब देखो, जब आप उसका अकाउंटिंग करोगे तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्रीज? लोन लेने का तो सेम ही एंट्री होगा, बैंक टू बैंक लोन एंट्री में तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी दिया है, अब क्वेश्चन बोलेगा कि उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो जर्नल पास करना पड़ेगा। तो व्हाट जर्नल वी विल पास? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर being debenture issued as collateral security. क्लियर है?
इस एंट्रीज में किसी को दिक्कत? तो आप एक बार ऊपर करो, ये जब आप लिखाया था अकाउंटिंग इज नॉट डन, ये तो सेम चीज ही हो गया ना, नॉट डन फिर अलग अलग नहीं, और ऊपर करो। भाई कुछ करो, अपने प्रोसेस डलवाओ, एक्स्ट्रा रैम डलवाओ या कुछ करो। कॉमर्स में अपन नहीं बन पा रहे हैं। आई थिंक साइंस भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो साइंस में शायद हो जाएगा। ऐसे ही अपवाद में साइंस इज मोर इजियर, वो तो कॉमर्स टफ लग रहा है। बोला ओके, कोई तो इज्जत कर रहा है कॉमर्स का, पढ़ना तो करता ही नहीं। हम लोग ऐसे करते हैं क्या भाई, वो लोग तो सुपीरियर को आगे से बढ़ते हैं, जैसे तो ये का बात ही नहीं करता है। उनको ऐसा लगता है ये इन लोग तो 2 महीना पढ़ेगा हो जाएगा, हम लोग को तो पूरा साल भर पढ़ना है। साइंस वाला का एटीट्यूड कुछ, हम लोग कुछ बहुत बड़ा पढ़ाई कर रहा है ये। हाँ, उनको बोला एक बार बैलेंस शीट मैच करके दिखाओ। एकदम मैं साइड में डालती क्या बोलते हैं, कॉमर्स वाला लोग ना एकदम मतलब ही नहीं कर सकते ये लोग से, और आकर कुछ कुछ बक रहा था, फिर हम बोला कि ना डॉक्टर बनेगा तो आ जाना। कि हॉस्पिटल भी वो कोई कॉमर्स वाला ही बना रहा होगा, फाइनेंसिंग भी वही करवा रहा होगा, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कॉमर्स वाला ही हैंडल कर रहा होगा। इजीली कॉमर्स Reason behind they are dedicated, नहीं it does not डेडिकेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे। 11 12 उन लोग इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाता है, और हम लोग उतना ही चीज ईगो में ले लेता है, मतलब उन को है और हम लोग के लिए लाइट गो है, हो जाएगा, हम लोग तो कॉमर्स वाला ही है, हो ही जाएगा। तुम कभी भी देखना, इंग्लिश बैकग्राउंड वाला बच्चा यदि इंग्लिश मीडियम में आया है एंड कोई बच्चा बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, मार्क्स कंपेयर करना, जो पर्सन नॉन बैकग्राउंड से आया है ना उसका ज्यादा आ रहा होगा। तो एक फियर है कि हमसे नहीं होगा, एंड जो बचपन से कर रहा है उसको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा, वहां पे वो खत्म हो जाता है। समझा? तो ये एक प्रॉब्लम है कॉमर्स वालों का, ओवर कॉन्फिडेंस। उन लोग साइंस में होकर साइंस के लिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, उनको पता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या क्या एग्जाम देना है। लेकिन हम लोग का अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। रिलेटिव को बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अकाउंटिंग एंट्री क्लियर है, कोलैटरल अकाउंटिंग एंट्री क्लियर है, कोई दिक्कत है उसमें? अब बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? कहीं ना कहीं आपने कुछ डेबिट किया है, कुछ क्रेडिट किया है, तो उसका इंपैक्ट तो जाएगा बैलेंस शीट तक, राइट? बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जब आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड लोन में बैंक लोन आएगा एक, जितने का लोन लिया है, बिकॉज ये आपके लिए लाइबिलिटी है। फिर आपने डिबेंचर्स को क्रेडिट किया, तो वो भी तो एक लाइबिलिटी बन गया। लेकिन डिबेंचर सस्पेंस डेबिट किया, तो रदर देन इमीडिएटली हम लोग क्या, वहीं पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस कर देते हैं। तो देखो प्लस माइनस इसका इंपैक्ट कुछ हुआ क्या? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट कुछ आ ही नहीं रहा है, खाने के लिए दिखा दिया। ये बात समझ में क्लियर है प्रेजेंटेशन? तो दिस वे, ये बस दो तरीका ही है कोलैटरल सिक्योरिटीज का, या तो आप अकाउंट या आप अकाउंटिंग। अकाउंटिंग नहीं करोगे तो डायरेक्ट नोट्स टू अकाउंट्स में ब्रैकेट में दिखा देगा। अकाउंटिंग करोगे तो एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री पास करना है, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग में उसको प्लस माइनस करके नील इफेक्ट।
समझ में आया? क्लियर है? इसी कंसेप्ट के ऊपर आपको सर्टेन क्वेश्चन ट्राई करने हैं फ्रॉम डीके गोयल 18, 19, 21 एंड 22। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग क्या करेगा, जो भी बचा कुछ छोटा सा एक राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू है और एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंसेप्ट है, उसको कवर अप करके वी विल रैप अप दिस चैप्टर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हाँ, ये